कल क्या पढ़ा लास्ट? क्या पढ़ा था? अच्छा वहां का गवर्नर बना दिया, तो पहले रिवीजन कर लेते हैं। कल का कल स्टार्ट कहां से किया था? महाजनपद काल से किया था। अच्छा तो इसका टाइम पीरियड कितना है? 700 से 322 BC। अच्छा तो कितने महाजनपद है टोटल? कहाँ का उल्लेख इनका? बस 16 महाजनपद है, उनका उल्लेख कहाँ कहाँ है? भगवती सूत्र जैन साहित्य और दोनों बौद्ध साहित्य है। अच्छा इसके बाद बात करें, मैंने एक और पुस्तक का नाम लिखा था जिसमें 40 महाजनपदों का उल्लेख है। हाँ पाणिनि की अष्टाध्याय में 40 जनपदों का उल्लेख है। तो भारत की जो पहली नगरीय सभ्यता है कौन सी है? सिंधु। और दूसरी जबकि जो वैदिक सभ्यता थी वो कैसी थी? नगरीय थी ग्रामीण थी? ग्रामीण है ना। वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। नगरीय तो प्रथम नगरीय सिंधुघाट सभ्यता और दूसरी नगरीय है महाजनपद काल वाला। इसके बीच का जो टाइम पीरियड है ना वो ग्रामीण था। अच्छा इसके अलावा क्या देखा था हमने? महाजनपद देखे थे और शायद मैंने वज्जी की तुम्हें क्या राजा लिखा था? वज्जी संघ की देखना है हमारे वज्जी संघ। विथिला की जगह वैशाली करो उसको, विथिला की जगह क्या कर लो? वैशाली। वज्जी संघ के राजा लिखा है मैंने वेदही और विथिला। विथिला को काट रहा था वैशाली। क्या कुछ आगे की बात चलती रहती है फिर केमिकल बहुत लोचा हो जाता है माइंड में चीजें ऊपर नहीं हो जाती ना। हाँ तो अब देखेंगे एक साइड लिखा है मैंने महाजनपद और एक साइड लिखा है मैंने राजधानियां। 16 महाजनपद थे और आप आए थे तो 4-4 में पूछूंगा और 4-4 आप बताओगे ना। चारों से पूछूंगा मैं, राजधानी और उसका वो महाजनपद। सबसे पहले तू बताएगा ना। कंबोज की, गांधार की, गांधार क्या है? कुरु की, कुरु। पांचाल की, आई छत्र। तू बता मगध की। कल नहीं आया था ये राजधानी तुमने लिखी थी कल? जब तू बता रहे मगध की और 3 लिखाई थी मैंने। और दूसरे बता। हाँ एक और है ना, ये पूछ रहा हूँ मैंने उस टाइम ये भी बताया था कि उसकी तो ये है और इसकी ये है, कंफ्यूज मत हो दोनों में। क्या है? हाँ तो देख लिया नीचे आम कर दिया। अच्छा मगध की राजगृह है, उसकी बता। अवंती की, उज्जैन या माहिष्मती। अस्मक की, पोटली ना। पोटली यार कई जगह पाटन में मिलता है ना, कई जगह नाम पाटन मिलता है और पोटली मिलता है, दोनों राजधानी इसकी है। अंगी तो याद से नहीं पूछा। अंगी क्या है? चंपा। अंगी चंपा। अच्छा मल्लसंग की, हाँ मल्लसंग की राजधानी बता। कुशीनगर या पावा। अच्छा मल्लसंग की। आप बताना, आप बताओ। वज्जी संघ की देखो मतलब नीचे नहीं देखना। वज्जी संघ की मैंने अभी चेंज करवाई थी। और एक वेदही और वैशाली। और मत्स्य की विराट या विराटनगर। अच्छा मत्स्य हो गया, ये हो गया। चेदी की, चेदी की सुक्तिमती। चेदी की क्या है? कौशल की साकेत। श्रावस्ती भी मिलती है ना। श्रावस्ती भी इसकी राजधानी किसकी? कौशल की। और साकेत भी इसकी राजधानी, दोनों इसकी राजधानी है। अच्छा कौशल की हो गई, इसकी हो गई। और कौन सा बचा? कितने हो गए? तूने 4 बता दिए, तुम कितने बताए? 6 बता दिए शायद। आपने 3-4 बता दिए। देखो श्रेणी तक कितने बचे? सूरसेन कौन सी है? मथुरा। अच्छा सूरसेन की मथुरा है। और कौन सा बचा? वत्स की कौन सी है? कौशाम्बी। और कौन सा बचा? कौन सा? काशी की क्या? बनारस या वाराणसी। वाराणसी नाम क्यों पड़ा है? वरुणा और 80 नदियां बहती है जो गंगा की साइड नदी है। वरुणा और 80 नदियों के नाम पे इसका नाम पड़ गया वाराणसी ना, वाराणसी। अच्छा और कौन सा पड़ा था? हो गए 16। अच्छा फिर हमने देखा था कि इन 16 में से एक ऐसा महाजनपद है मगध जिसका उत्थान हुआ था। मगध ज्यादा विकसित हुआ था। पहले हमने उसके रीजन देखे थे, तो तू रीजन बता सारे के सारे। मगध के उत्थान के क्या कारण थे? पहला कारण
दूसरा कारण, तीसरा कारण, चौथा कारण, पांचवा कारण, छठा कारण, बस। नदियों का जो पानी था ना उस हाँ सिंचाई के लिए और नौकायन के लिए यूज होता था। नहीं, नदियों का बहाव क्षेत्र है, इस वजह से वहां उपजाऊ भूमि है। अगर नदियों का पानी आ रहा है, इसका रीजन ये है, नौकायन का मतलब क्या हो रहा है पता है क्या? नौकायन से वो करे व्यापार। एक चीज को दो बार नहीं लिखा रहे, नौकायन से करे व्यापार और बहाव क्षेत्र कनेक्ट करा है उपजाऊ भूमि से। हाथ केवल परिवहन में हो रहा है, नदी का मैंने वहां लिखा है केवल बहाव। हाँ तो परिवहन में, में दोनों में हो रहा है ना, हाथी का दो जगह हो रहा है, लेकिन नदियों का जो बहाव क्षेत्र लिखा का रीजन था वो डिनोट कर रहा है किसको? उपजाऊ भूमि को। क्योंकि नदियों के आसपास क्षेत्र रहता है खादर, और खादर रहता है सबसे ज्यादा उपजाऊ। खादर की वजह से वहां लिखा है बहाव क्षेत्र। बहाव क्षेत्र नहीं होता तो वहां खादर का जमाव नहीं होता, और खादर का जमाव हुआ है इसलिए वो उपजाऊ भूमि है। और नदियों में ये सिंचाई और परिवहन दोनों को इसलिए दिखाया है, सबसे मेन रीजन यही था कि ये नगरीय सभ्यता है ना, इसमें तो लोहे का उपयोग हुआ था, और लोहे के उपयोग की वजह से वहां कृषि आई थी, और कृषि में सिंचाई की वजह से नदियां थी वहां तो सिंचाई होने लग गई, और सिंचाई की वजह से उन पे अधिशेष उत्पादन होने लग गया था, सरप्लस प्रोडक्शन। इस वजह से वहां नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था। फिर यहाँ कौन सा वंश देखा था? हर्यक वंश। इसका टाइम पीरियड 545 से 412। पहला शासक कौन था? पहला शासक कौन था? बिंबिसार। पहला शासक कौन था? तो बिंबिसार के उपनाम बताओ। शत्रुजस। और तुमने क्या बताया? अच्छा अच्छा, मैंने सोचा तूने एक अलग बताया क्या, वो भी ऐड करा दे। अच्छा अच्छा, श्रेणिक, श्रोणिक और शत्रुजस, ये तीन इसके उपनाम पढ़े थे हमने। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि कोई भी राजा होता है अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता है, भाई भी बढ़ाएगा, लेकिन भाई की इतनी औकात नहीं कि लड़ाई कर ले डायरेक्ट बड़े बड़े लोगों से। तो भाई ने क्या की? फिर भाई ने की शादियां, है ना, अलग अलग शादियां की थी। तो पहली शादी कहाँ की थी इसने? चेलना से। किसकी बहन थी? चेटक की। और वंश कौन सा था वहां पर वजीसन में? लिच्छवी वंश था ना। सबसे बड़ा कोई वंश था, सबसे प्रभुत्वशाली कोई वंश था ना, वो लिच्छवी वंश था उस समय, मगधकाल के समय। अच्छा, फिर दूसरी शादी कहाँ की थी इसने? कौशल के राजा ने क्या नाम था? कौशला देवी या महाकौशला देवी। किसकी बहन थी? प्रसेनजित की बहन थी, है ना, ये थी प्रसेनजित की बहन। अच्छा, इसके अलावा कहाँ शादी की थी इसने? हाँ, इसने काशी दिया था ना, प्रसेनजित ने काशी दिया था। और कहाँ शादी की थी? मध्य प्रदेश की, क्या नाम था उसका? खेमा या क्षेमा के साथ इसने विवाह किया था। विवाह कितना किया था? कहीं पे युद्ध भी किया था किसने? अधिकार भी किया था किसी पे? किस पे? अंग पर इसने अधिकार पे लिया था, और वहां का प्रशासक किसे बनाया था? अपने बेटे अजातशत्रु को। यहां तक पढ़ लिया था कल। अब आगे पढ़ते हैं। इसी बीच एक और महाजनपद है जो है अवंती। अवंती महाजनपद भी अपने आप में प्रभुत्वशाली है, एक बड़ा महाजनपद था ये ना। तो अब वो अवंती पर भी राज करना चाहता है, अवंती से भी संधि करना चाहता है। कैसे नहीं करके अवंती को भी अपने फेवर में लाना चाह रहा है। इस समय अवंती का राजा प्रदोत। अवंती का राजा कौन है? प्रदोत। हालांकि इससे पहले इनमें थोड़ी बहुत मित्रता थी, इतनी गहरी नहीं थी लेकिन मित्रता थी। हुआ क्या, एक बार प्रदोत हो गया बीमार। अब जैसे प्रदोत बीमार हुआ तो ये बात बता दी किसको? अजातशत्रु को। उसको अजातशत्रु क्या, सॉरी, बिंबिसार को। तो बिंबिसार के दरबार में एक वैद्य रहता था, जीवक। जीवक नाम का एक वैद्य रहता था, वैद्य थे ये, इसलिए जीवक को भेजा अवंती कि आप अवंती जाइए, वहां प्रदोत बीमार हो गया, उसकी इलाज करना, सेवा करना बड़े ढंग से, और इलाज करके ही आना, उसको सही ढंग के खड़ा करके फिर ही आना, इससे पहले नहीं आना। कि ठीक है। फिर दूसरा, आपको केवल इलाज नहीं करना, तो वहां जासूसी भी करनी है। वहां जासूसी करना, उसकी सेनाएं कितनी है, उसका साम्राज्य कितना है, उसके पास कितनी धन दौलत, सबकी जासूसी करके फिर आना। ठीक है। जीवक लगे प्रदोत के पास, इलाज कर दिया, और जो ठीक हो गया, फिर जासूसी करके सब कर ली, सेना कितनी है, कितने धन दौलत, सब का ध्यान कर लिया। अब जब ठीक हो ना, तो दोनों के बीच में मित्रता हो गई, घनिष्ठ हो गई। भाई जीवक जब गया ना बिंबिसार के पास, तो बिंबिसार को जीवक ने कहा
कि महाराज आप गलती से भी ये मत सोचना कि इसके ऊपर अटैक कर दे, अपना सूड़ा साफ कर देगा वो, इतनी सेना है उसके पास। तो भाई साहब उसे बिंबिसार ने युद्ध का तो प्लान छोड़ा और दूसरा प्लान बनाया मित्रता का, क्योंकि इसके कोई बहन भी नहीं थी, कोई बेटी भी नहीं थी, और उसका तो एक नीति चल रही थी शादियां करने की, तो प्लान पिच नहीं हो पाया। इसलिए से की मित्रता करके और दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर लिए, प्रदोत के बीच में और बिंबिसार के बीच में। यानी कि कुल मिला के इसने आसपास के जितने भी राजा थे ना उनसे अच्छा व्यवहार बना के रखा, जिससे इसको क्या हुआ, इसको ये सहायता मिली कि अपना राज्य ढंग से बढ़ा सके, आगे विस्तार कर सके, कोई रोड़ा बीच में नहीं आए। तो इस प्रकार से जीवक को बेच कर इसने प्रदोत को ठीक कराया था, इलाज करवाया था और इससे मित्रता स्थापित की थी। कई बुक्स में ऐसा कहा जाता है कि जो जीवक है ना वो बिंबिसार का बेटा था, जो चेलना था ना, चेलना उसका बेटा था इस बिंबिसार, इस जीवक को। लेकिन हमें तो ये याद रखना है कि इसके दरबार का ये वैद्य था। फिर इसका बेटा था अजातशत्रु, जिसको गवर्नर बनाया था कहां का, अंग का, अजातशत्रु ना। तुम्हें महाभारत में याद हो तो कर्ण था ना, कर्ण किसका मित्र था, दुर्योधन का। जब कर्ण के और अर्जुन के बीच में प्रतियोगिता हो रही थी, उस प्रतियोगिता के बीच में ऐसा कहा था कि एक क्षत्रिय के साथ ही प्रतियोगिता कर सकता है, लेकिन उस समय अंग के पास कोई राज्य नहीं था तो प्रतियोगिता नहीं कर सकता था। उसी समय दुर्योधन ने कर्ण को एक राज्य दिया था, अंग, इसलिए इसको बोलते हैं अंगराज कर्ण। अंग का राजा था इसलिए उसको अंगराज कर्ण बोलते हैं। और वो अंग कौन सा है, जिसको बिंबिसार ने भी जीता था। तो अजातशत्रु डेडी के पास आया। अब डेडी हो गए बूढ़े और मरने का नाम नहीं ले रहे अभी तक। तो अब डेडी जी को बोले अजातशत्रु आके, अब ये सोचे यार डोगरा बूढ़ा होने में आया, मर भी नहीं रहा अभी तक, अब ये मरे तो अपना नंबर आए। वो तो इस बात में बेटा कि ये मरे अपन राजा बने। तो आया अजातशत्रु किसके पास, बिंबिसार के पास, कि डेडी यार ये तो गलत बात है। क्या, एक तो आप बूढ़े हो गए और बीमार भी नहीं रहते, खाते पीते ढंग से हो, हट्टे कट्टे हो रखे हो, मरे कब मरोगे, कब मेरा नंबर आएगा, कब डोगरा मर नहीं रहा। तो ऐसे और शादी पे शादी और कर रहे हो रुक ही नहीं रहे। कुल मिला के तो फिर कुल मिला के अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी, पिता को मार दिया और मारकर कौन राजा बन गया, अजातशत्रु। जैसे इस वाले हर एक वंश में पुत्र पिता को खूब मारेगा, एक बार नहीं 3-4 बार मारता है और राजा बनता है। इसलिए इस हर एक वंश को बोलते हैं पितृहंता वंश। इस हर एक वंश को क्या बोलते हैं, पितृहंता वंश। तो यहाँ पर बिंबिसार का हो गया, खेल खत्म। अब राजा कौन बन गया, अजातशत्रु। इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में लिख लो, उसके आगे लिखना टेंशन। बिंबिसार ने अपने वेद जीवक को अवंती के राजा प्रदोत के पास भेजा। अवंती के राजा प्रदोत के पास भेजा तथा उसका इलाज करवाया, और अवंती से मित्रता स्थापित की, नेक्स्ट चलिए। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। देख लिया? अरे वो बिंबिसार का क्या हुआ, बिंबिसार का काम खत्म। अगला राजा लिखेंगे, पहला राजा था बिंबिसार,
दूसरा जग नाम लिखो अजातशत्रु। अजातशत्रु का मतलब जानते हो कोई? अजातशत्रु का मतलब ओए ओए मतलब रस का। हाँ मतलब नहीं पढ़ाई नहीं मैंने इंग्लिश की पढ़ाई नहीं, तुम लोगों को पहली बार पढ़ा रहा हूँ यार। पता बताएगा नहीं, लेकिन इसका ज्ञान कई बार निकल जाए, डूब जाएगा ज्ञान आगे तेरा। बता क्या होता है मतलब से ना, अजात को अलग कर लो, शत्रु को अलग कर लो, इसमें भी अ को अलग करो, जात को अलग करो, शत्रु को अलग कर लो। अ को अलग करो, जात को अलग करो, शत्रु को अलग करो। नहीं आ रहा समझ में? ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म से ही कोई शत्रु नहीं हो, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म से ही कोई शत्रु नहीं है, वो कौन होता है? अजातशत्रु। ठीक है, ये मतलब मत करना याद, ऐसे बता दिया ना। अब देखो आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका में एक उपनाम मिलता है, इसका उपनाम है कुणिक। जैसे उसमें स्वर्णिक था ना, वैसे इसका उपनाम मिलता है हमें कुणिक। अब देखो हुआ क्या, जैसे इसने अजातशत्रु उसकी बिंबिसार की हत्या की ना, तो बिंबिसार कहां का जवाई था? बहुत सारी जगह का जवाई था ना, लेकिन उसमें भी एक जगह थी कौन सी? ये कौशल महाजनपद का जवाई था। और कौशल महाजनपद वालों ने उसको दहेज में क्या दिया था? काशी दिया था। तो अब जब अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी, उनके जवाई की हत्या कर दी, और उस जवाई को मिला था दहेज में काशी, तो अब काशी पर वापस अधिकार कर लिया किसने? कौशल वालों ने। कौशल वालों ने कहा कि ये काशी में दिया था बिंबिसार को, चूंकि बिंबिसार की तूने हत्या करके तू राजा बना है, तो अब तुझे हम ये नहीं देंगे, हम इसको वापस लेंगे। हाँ, अगर तू सही तरीके से राजा बनता ना, तब तो हम काशी वापस नहीं लेते, लेकिन तूने गलत तरीके से राजा बना, इसलिए हम काशी तेरे को नहीं देंगे, काशी वापस लेंगे। ऐसे कौन बोल रहे हैं? कौशल वाले बोल रहे हैं। तो अब युद्ध होगा दोनों के बीच में, ये कैसे दे देगा? पहले अधिकार इनका था, पहले दे दिया तुमने, अब वापस कैसे ले सकते हो? तो अजातशत्रु के बीच में और कौशल वालों के बीच में क्या होता है? लड़ाई होती है। अब लड़ाई होती है तो इसमें क्या होता है, दोनों के बीच में एक जब लड़ाई झड़प होती थोड़ी मोटी, लेकिन निर्णायक नहीं निकला फैसला, तो कोई विद्वान आता है और विद्वान आकर बोलता है इन दोनों को कि तुम लड़ाई क्यों करते हो? तो क्या करें कि ये काशी दहेज में दिया था, पहले दहेज में दिया था ना, तो इस काशी को दहेज रहने दो ना कभी, पहले भी दहेज था तो इसको आज भी दहेज रहने दो। तो उधर से कहा कि कैसे भाई, मतलब क्या तुम्हारा कहने का? तो उन्होंने से कहा कि कौशल की राजकुमारी थी, उसमें वजीरा, कौशल की राजकुमारी का क्या नाम था? वजीरा। और उस विद्वान ने कहा कि देख, तू वजीरा के लिए योग्य वर ढूंढ रहा है और अजातशत्रु भी ढूंढ रहा है, कोई मिल जाए तो तुझे भी चाहिए, उसे भी चाहिए, तो क्यों ना तू तेरी बेटी का वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दे। जब तू इसका विवाह अजातशत्रु उसके साथ करेगा तो ये काशी उसको दहेज में दे देना, तो तुम्हारे काशी का रगड़ा ही मिट जाएगा। तो यही तो बोल रहे हैं ना कि मैंने काशी दी थी बिंबिसार को, बिंबिसार को तो नहीं मार दिया, अब राजा बनाया अजातशत्रु, तो इसको दहेज में दे देते बेटी की शादी करके, तो तुम्हारे युद्ध नहीं होगा। ठीक है, तो वजीरा की शादी की अजातशत्रु के साथ, और काशी वापस उसको अधिकार कर लिया काशी पर, किसने? अजातशत्रु ने। इसी बीच जो वजी संघ था ना, देखो ये एक तो वजी संघ और एक कौशल वाला, इस वजी संघ में और कौशल में जो इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे ना, वजी का तो कौन था राजा? चेतक की बहन थी चेलना, और कौशल का कौन था राजा? प्रसेनजीत, जिसकी बहन थी कौन? कौशला, मां कौशला। अब इन दोनों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अजातशत्रु के आप डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली बोलो, दोनों ननिहाल वाले लगे ना भाई, क्योंकि एग्जैक्टली क्या है, अजातशत्रु चेलना का बेटा था या महाकौशला का बेटा था, ये पता नहीं चलता। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें बताते हैं, कोई तो बोलता है चेलना का बेटा था, कोई बोलता है महाकौशला देवी का बेटा था। किसका ही बेटा हो? बेटा था अजातशत्रु का, उसका बिंबिसार का, यानी ननिहाल वाले तो लगेगा ना भाई, उसका नहीं हो तो किसी भी प्रकार से लगेगा ननिहाल वाले। तो इसने दोनों ननिहाल वालों पर अटैक किए थे,
पहले तो काशी उससे कौशल वालों से युद्ध लड़ रहे, कौशल वालों से युद्ध लड़के और उससे काशी से ले लिया। अब वज्जी संघ पर अटैक करेगा। वज्जी संघ में क्या था, यहां पर लिच्छवी संघ तो लिच्छवी वंश का अधिकार था और ये एक गणराज्य था। याद रखना, वज्जी संघ एक गणराज्य था, एकमात्र ऐसा महाजनपद है जहां गणराज्य व्यवस्था प्रचलित थी। कौन सा? वज्जी संघ। गणराज्य का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रमुख बनेगा ना महाजनपद का, वो प्रमुख पूरे मंत्रियों के द्वारा, सबके द्वारा डिसाइड होगा और तब जाकर बनेगा कौन? वो तुम दोनों है ना, मैं लाइव क्लास में बोल नहीं सकता कुछ, रिकॉर्ड हो रही क्लास में, ये तुम लिख लिख के जो बातें कर रहे हो ना, इसको बंद कर दो, ठीक है ना? समझदार तुम ही नहीं हो, दांत निकाल रहे हो फिर। तो वज्जी संघ क्या था? गणराज्य था। गणराज्य में क्या होता है, जो भी वहां का प्रमुख बनेगा ना, उस प्रमुख को वंशानुगत नहीं होता। जैसे मान लो कोई मंत्री है जो संघ है ना वहां का, वो संघ डिसाइड करता है कि राजा कौन बनेगा। अब हुआ क्या, यहाँ पर राजा बनने की बारी आई वज्जी संघ में। अब राजा बनने की बारी आई तो जो भी जितने भी परिवार वाले थे, जो भी जितने भी मंत्री वगैरह थे ना, सब में लड़ाई होने लग गई कि राजा मैं बनूं, राजा मैं बनूं। भाई भाई को मारा, बाप बेटे को मारा, बेटा ताऊ को मारा, मतलब ऐसे लड़ाई चलने लगी आपस में, घर युद्ध छिड़ गया एक प्रकार का। इसका फायदा उठा रहा है अजातशत्रु, इसको आ रहा है मजा, क्या क्यों ना ये आपस में लड़के मर जाए और वज्जी संघ पर मैं अधिकार कर लूं। खुश हो रहा है खूब कौन? अजातशत्रु। लेकिन किसी विद्वान आदमी ने आकर इनका गृह युद्ध समाप्त करा दिया वज्जी संघ वालों का, और समाप्त करा के किसी एक को पर्टिकुलर कर दिया डिसाइड, भाई सब लड़ाई बंद करो, ये बनेगा यहाँ का राजा, अगला वज्जी संघ का जो भी बनेगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ का गृह युद्ध समाप्त हुआ, इसके टेंशन बढ़ने लगे अजातशत्रु के, यार हम तो मौका देख रहे थे कि उधर फूट पड़े वो मरे आपस में, जैसे कमजोर होगा हम अटैक कर देंगे, अपने अधिकार ले लेंगे। उनको तो सुलो हो गई यार, वो तो राजा बन गए, ये तो गलत बात है। अब इस टेंशन में भाई सब खाना दिखाए, दो दिन हो गए खाना दिखा रहा अजातशत्रु। अब अजातशत्रु का एक दरबारी विद्वान था, बहुत ही समझदार आदमी था, वत्सकार। वत्सकार ने देखा क्या राजा जी की टेंशन में, तो इसने पूछा राजा जी से, भाई क्या बात हो गई, कैसे टेंशन में? तो अजातशत्रु सारी बात बताई, क्या ऐसे वज्जी संघ में पहले फूट पड़ रही थी लेकिन वो समाप्त हो गई, स्लो हो गई, तो वो दिक्कत है। तो वत्सकार बोलता है कि आप एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं वज्जी संघ में जाता हूं और वज्जी संघ में जाकर फूट डालने का काम करता हूं आपस में भाइयों के बीच, और फूट डालकर फिर उनमें गले छिड़वाता हूं कि हाँ यार ये काम कर, तो ऐसा कर, तो जाओ वहां जा, वज्जी संघ में जा, दूध बन के भेजा, दूध बनाकर भेजा इसको वत्सकार वज्जी संघ। अब ये वज्जी संघ में जाता है और यहाँ जाकर ये जितने भी सभी भाई थे ना, कोई बेटा भाई जो भी था, उन सबसे मिलता है, अलग अलग दिन अलग अलग सबसे मिलता है। आज मान इससे मिलेगा, कल उससे मिलेगा, परसों उससे मिलेगा। अब जैसे आज किसी के साथ बैठ के खाना खा रहा है ना, ये तो खाना खाता खाता बोल रहा है कि देखो आप सबने जो निर्णय लिया है, हालांकि वो सही है, सही लिया वो तुम लोगों ने निर्णय, लेकिन मैं और हमारे राज्य के जितने भी लोग हैं, और जो हमारे राजा है अजातशत्रु जी, वो सब तो आपको मानते कि योग्यता तो आप में ही है, आपको ही राजा बनना चाहिए था। हम तो सब यही सोच रहे थे कि योग्यता आप में, आप ही राजा बनते, लेकिन आप निर्णय ले लेते, ले लिया। अब जब उसके बाद से ये बात पूछेगी, यार सभी राजा या अनेक जो अपने पड़ोसी राज्य हैं, उन सबका समर्थन हमारे साथ है, मेरे साथ है, तो क्यों ना राजा मैं बनूं। अब वो यही लाइन सबके पास राजा की बोल रहा है, किसी बेटे को बोला, किसी बाप को बोला, सबको जाके यही लाइन, एक ही लाइन रिपीट कर रहा है। अब सबके मन में आ गई फूट, यार मुझे बनना चाहिए था, इसको कैसे बना दिया। तो वापस उनके बीच में छिड़ गया गृह युद्ध वज्जी संघ में, फूट डाल के गृह छिड़वा दिया कि राजा मैं बनूंगा, सभी राजा मेरे साथ है, मैं बनूंगा राजा, सब ऐसे करने लगे। वो गृह युद्ध चला 16 साल तक, 16 साल तक गृह युद्ध चला, और इसी बीच अटैक कर दिया किसने? अजातशत्रु ने वज्जी संघ के ऊपर। वो तो मौका देख रहा था, जैसे अटैक किया और वो वज्जी संघ को क्या करता है, हरा देता है और उसको इसमें मगध में शामिल कर लेता है। इस युद्ध में अजातशत्रु ने 2 शस्त्रों का यूज किया था, 2 हथियारों का यूज किया था। एक का नाम है रथमूसक और एक का नाम है महाशिला कंटक। तुम सबने ये दोनों हथियार देखे हैं, एक का नाम है रथमूसक और एक का नाम है महाशिला कंटक। देखे ना तुम दोनों? नहीं देखे? देखे, मैं बताऊंगा कैसे देखे।
तुम सबने बाहुबली मूवी देखी है? हाँ आपने देखिए ना। हाँ बाहुबली मूवी में जब वो कौन सा आदमी तो आता है ना युद्ध करने महिष्मति से, नाम भूल गया मैं उसका, वो क्या कौन सी लैंग्वेज बोलता है, कालगे। हाँ वो जब युद्ध करने आता है तब इधर से महिष्मति वाला युद्ध करते हैं ना, तो भल्लाल देव को अलग सेना देते हैं और बाहुबली को अलग सेना देते हैं। भल्लाल देव के पास जो रथ रहता है जिसके आगे वो चक्कर लगा रहता है, घूमता रहता है ना, और तीरें निकलती है इसमें से, वो है ये रत्नमूसला। वो जो रथ था ना जिससे घूम रहे थे चक्कर, जिससे तीरें निकली थी, उसका नाम है रत्नमूसला। और बाहुबली को देते हैं वो पत्थर फेंकने, जैसे पर्दे बांध के फेंकता है वो, है ना। वो एक्चुअली वो हथियार ऐसा था कि कभी युद्ध करने जाए ना तो सामने वाले दुश्मन की दीवारें तोड़ सके। जो किले की दीवारें थी ना, उन दीवारों को तोड़ने के लिए इसे पत्थर फेंकते थे, बड़े बड़े भारी भारी पत्थर फेंकते थे इस वाले इससे महाशिला कंटक से। लेकिन उस मूवी में बताया गया है कि जब बाहुबली को ये दिया गया उसका नाम था कटप्पा। कटप्पा बोलता है कि बाहु तेरे को तो ये महाशिला कंटक दे दिया, इसे तो दीवारें फोड़ते हैं खुले मैदान में, क्या करेंगे इसका, तो फिर वो उसका यूज ऐसे करता है। तो वो दोनों हथियार कौन से थे, जो बल्लाल देव के पास था वो रत्नमुसलक था और बाहुबली के पास वो महाशिला कंटक था। इनका भारतीय इतिहास में सबसे पहले उपयोग किसने किया था, अजातशत्रु ने। जब दुनिया वाले कुछ नहीं जानते थे हमारे यहाँ पर कैसे से हथियार थे खतरनाक हुआ। इस रत्नमुसलक इतना खतरनाक था, आगे वो चक्कर लग रहा था, फिर साइडों में से आगे सब जगह से तीरें निकलती थी और तलवारें लटकी हुई थी भाई साहब। कोई अटैक मतलब खतरनाक तरीके से मार रहा था। उस मूवी में देखा वो तुम लोग कितना मार रहा है, उड़ता जाता है। और ये दोनों हथियार किसने यूज किए थे, अजातशत्रु ने। अजातशत्रु के समय हम जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे ना तो बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां हुई है। संगीतें क्या होती है उस समय देखेंगे, है ना, सम्मेलन टाइप की होती है, संगीतियां हुई है। उन बौद्ध धर्म की 4 संगीतियों में से पहली जो संगीति है ना इसके समय हुई है। पहली संगीति किसके समय हुई थी, अजातशत्रु के समय हुई थी, है ना। ये चीज याद रखना। संगीति क्या होती है, क्या होता है, इसमें क्या नहीं होता, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे जब डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये है अपना अजातशत्रु। लिखो पहले उपनाम लिख लो, कुणिक। टाइम पीरियड किसी का एग्जैक्टली पता नहीं चलता कब है, कहीं के साक्ष्य नहीं मिले। अलग अलग शासक पूछ रहे हैं तो उनके एग्जैक्टली साक्ष्य नहीं मिले, कहीं लिखे भी हुए ना तो वो अनुमान के आधार पर लिखे हुए, वो सही नहीं है। और टाइम पीरियड पूछते नहीं किसी भी एग्जाम, है ना। फिर भी तो अगर कहेगा तो मैं हाथ पैर मारूंगा, कहीं से ढूंढ के लाऊंगा, कहीं लिखा होगा। लिखो, उपनाम लिख लिया, लिखो नेक्स्ट सेंस लिखो। अजातशत्रु ने काशी पर अधिकार कर लिया। अजातशत्रु ने काशी पर अधिकार कर लिया तथा अजातशत्रु ने काशी पर अधिकार कर लिया तथा प्रसेनजित की बेटी, प्रसेन कौशल का राजा था ना, तथा प्रसेनजित की बेटी वजीरा के साथ विवाह किया, तथा प्रसेनजित की बेटी वजीरा के साथ विवाह किया। वजीरा के साथ विवाह किया। नेक्स्ट सेंस लिखो। इसने अपने मंत्री वत्सकार को, इसने अपने मंत्री वत्सकार को वज्जी संघ में, इसने अपने मंत्री वत्सकार को वज्जी संघ में फूट डालने भेजा। वज्जी संघ में फूट डालने भेजा, फूट डालने भेजा। नेक्स्ट सेंस देखो। इसने वज्जी संघ पर आक्रमण किया। इसने वज्जी संघ पर आक्रमण किया
और इसने वज्जीसन पर आक्रमण किया और रथमूसलक तथा महाशिला कंटक और रथमूसलक तथा महाशिला कंटक तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का उपयोग किया। नामक हथियारों का उपयोग किया। हथियारों का उपयोग किया। नेक्स्ट आइए। इसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति इसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति का क्या हुआ? आयोजन हुआ। अब देखो, जब इसने अपने पिता की हत्या की है तो बेटा भी वैसे किया। तो जब पापा ने दादा को मारा है तो हम पीछे क्यों रहे? तो बेटा था इसका उदयन या कई जगह उदयन में मिलता है ना। इसका एक बेटा था और इस बेटे ने पापा को कहा कि डैडी, जब आपने दादाजी को मारकर राज्य प्राप्त किया है तो मैं भी आपको मारकर ये राज्य प्राप्त करूंगा। जैसी करनी वैसी भरनी। उदयन ने भी अजातशत्रु की हत्या की थी। पिता की हत्या की थी उदयन। मैंने कहा था ना कि पितृहंता वंश है, पूरा हर एक वंश। बेटा बाप को मार रहा है वो भी राज्य प्राप्त करने के लिए। इसलिए भारत का एकमात्र वंश है हर एक वंश जिसको पितृहंता वंश कहते हैं। बहुत हालांकि देखो, उस समय भतीजा चाचा को, चाचा भतीजे को, भाई भाई को, बाप बेटे को, बेटा बाप को राज्य के लिए मारता था। हम चाहे से हमारा राजस्थान का इतिहास उठा के देख ले, जैसे भारत का इतिहास उठा के देख लो, हर जगह राज्य प्राप्त करने के लिए ऐसा करते थे उस समय। और फिर भी लोग कहते हैं कि वो समय अच्छा था, पहले का समय अच्छा था, अभी का समय खराब है। मूर्खों, पहले के समय में अगर बाप और बेटा एक साथ सो रहे हैं बगल में तो पता नहीं चले सुबह बाप जिंदा रहेगा या बेटा जिंदा रहेगा। चाचा भतीजा सुबह पता नहीं चला, चाचा भतीजे को मार दे, भतीजा चाचा को मार दे, कोई पता नहीं था। आज अगर हम निश्चिंत होकर सो रहे हैं तो लोकतंत्र की वजह से सो रहे हैं। अगर आज लोकतंत्र नहीं हो, ये पुलिस व्यवस्था नहीं हो, पुलिस सिस्टम नहीं हो। ओवैसी का था शायद, क्या पता किसका बयान था कि भारत में से आप 15 मिनट तक पुलिस को हटा के देख लो, मात्र 15 मिनट पुलिस को हटा दो, एक भी जिंदा नहीं बचेगा। सबके मतलब कि आज अगर मैं हूं ना, पुलिस को हटा दिया ना, तो मेरे मन में भी होगा यार 4-5 को सट्टा क्या होगा। मतलब कि उस 15 मिनट के बीच में आप कुछ भी करो, आपका केस नहीं बढ़ेगा। ऐसा कर दो कि पुलिस नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं होगा आपको, 15 मिनट आप कुछ भी कर सकते हो। तो लोग बाग मारने नहीं पड़ता है सबको, एक दूसरे को। ये जो हम निश्चिंतों के बैठे हैं ना, वो सब पुलिस सिस्टम की वजह से बैठे हैं, इस लोकतंत्र की वजह से बैठे हैं। और उसमें राजतंत्र था तो ऐसा काम चलते रहते। उदयन ने भी किसकी हत्या कर दी? अजातशत्रु की हत्या कर दी थी और फिर राज्य प्राप्त किया था। तो नेक्स्ट सेंस लिख लो इसे। इसके बेटे किसके बेटे? अजातशत्रु के। इसके बेटे उदयन या उदयन दोनों लिखे ना। इसके बेटे उदयन ने इसकी हत्या कर दी। इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। तो अगला देखो पड़ेंगे, लगा लो उदयन या उदयन। इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। देखो, अजातशत्रु ने बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया है, यानी कहीं ना कहीं वो बौद्ध धर्म का अनुयायी है अजातशत्रु। लेकिन जो उदयन उसका बेटा है, ये जैन धर्म का अनुयायी था। ये चीज याद रखना है ना।
कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि उदयन किस धर्म का, या स्टेटमेंट दे देता है और हमें ये चीज बता देते हैं कि अजातशत्रु ने बौद्ध संगति का आयोजन करवाया है। जो बाप वो करवा रहा है, हो सकता है बेटा भी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ हो, लेकिन याद रखना उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। इस उदयन ने गंगा और गंगा की एक सहायक नदी है सोन, गंगा और सोन नदी के किनारे एक नगर की स्थापना की थी जिसका नाम है पाटलिपुत्र। गंगा और सोन नदी के किनारे उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और इस पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र क्या बनाया इसने? अपनी राजधानी बनाई। पाटलिपुत्र को आज बोलते हैं पटना, जो बिहार की राजधानी पटना है ना, उसका प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र और वो गंगा और सोन नदी के किनारे पर स्थित है। इसके बारे में इतनी बातें उदयन के बारे में ना, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर इस हर एक वंश का कोई अंतिम शासक था, उसका नाम है नागदशक। नागदशक है, कई जगह इसका नाम है नागदर्शक। ये हर एक वंश का अंतिम शासक था। इस नागदशक या नागदर्शक को एक अगला व्यक्ति आएगा शिशुनाग। शिशुनाग इसकी हत्या कर देता है और हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम है शिशुनाग वंश। ठीक है, इसके बाद आएगा तो लिखो उदयन या उदयन लिखो। यह जैन धर्म का अनुयायी था। यह जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट लाइन लिखो। इसने गंगा और सोन नदी के किनारे पाटलिपुत्र नगर बसाया। इसने गंगा और सोन नदी के किनारे पाटलिपुत्र नगर बसाया। पाटलिपुत्र नगर बसाया तथा इसे अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट सेंस लिखो। हेडिंग लगा लो सब आपको ना, नागदशक या नागदर्शक। अगला राजा था ये ना, अगला राजा या इसके बाद मतलब अंतिम राजा था। अगला है कौन सा है ये पता नहीं, लेकिन अंतिम राजा यही था। उदयन के बाद नहीं, बहुत टाइम बाद बना था। बेटा नहीं, उदयन का बेटा नहीं है। लिख इसमें देखो नागदशक। यह हर एक वंश का अंतिम शासक था। जिसकी हत्या शिशुनाग ने की। किसने की? शिशुनाग ने। ये हो गया हर एक वंश। अब अगला वंश पढ़ेंगे जो मगध पर राज करता है। ये शिशुनाग अब अधिकार करेगा, तो शिशुनाग ने अपने ही नाम से एक नया वंश स्थापित किया था, शिशुनाग वंश। हेडिंग लगाओ, शिशुनाग वंश। इसका टाइम पीरियड है 412 से 344 बीसी। शिशुनाग वंश 412 से 344 बीसी। ये बीसी रेट समझते हो ना, ये समझाना पड़ेगा। समझते हो तुम होशियार कैसे? इसे पहले रेटिंग लगाओ आप, या पहला राजा लिखो शिशुनाग। नाम भी यही है, राजा का वंश का नाम भी यही है, शिशुनाग।
इसका नाम शिशुनाग कैसे पड़ा? तो बता सकता है शिशुनाग कैसे पड़ा इसका नाम? बापड़ी में पाड़ दिया को सर, हमें क्या पता है। देखो वाक्य, इसकी बारे में ऐसी कहानी है। ये शिशुनाग है ना, शिशुनाग एक डांसर का बेटा था, जो राजा के दरबार में डांस करती थी ना, उसका बेटा था। राजा का और उस डांसर का दोनों का बेटा था। उसको नगरवधु बोलते थे उस समय ना भाई। एक नगरवधु का बेटा है कौन? शिशुनाग। चूंकि उसकी अवैध संतान थी तो उसने इसको अपने पास नहीं रखा। तो उसने, अपन भी देखते हैं ना आजकल जो ऐसे होता है, उसको बाहर नाली में फेंक देते हैं, कचरे में फेंक देते हैं, कहीं और फेंक देते हैं। तो शिशुनाग को भी फेंक दिया इसकी मम्मी ने। अब फेंक दिया तो रो रहा था बच्चा। जैसे रो रहा था तो इसके पास एक सांप आ गया और सांप फन फैला के बैठ गया इसके पास में। अब जैसे एक बच्चा रो रहा है, इसके पास एक सांप बैठा, तो आसपास के लोग देखेंगे यार खा लेगा कहीं बच्चे को, तो उसको हटा जाते हैं, बचा जाते हैं उसको। तो जैसे लोग उसके पास जाते हैं तो सांप उनको डसने आता है। उन लोगों को, बच्चे को कुछ नहीं कर रहा, उन लोगों को डसने आता है, तो लोग उसके पास नहीं आ रहे। अब इस वजह से भीड़ इकट्ठा हुई वहां पर, भाई क्या हो रहा है। अब उधर से राजा का सैनिक निकल रहा था एक। जब सैनिक ने देखा कि यहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है, क्या बात हो गई, तो उसने देखा कि क्या बात हो गई कि ये देखो इसे बच्चा रो रहा है, इसके पास में सांप बैठा है, किसी को जाने नहीं दे रहा उसके पास में। तो जैसे सैनिक उसके पास जाने लगा, बच्चे के पास, तो सांप सैनिक को देखकर पीछे हट गया। सांप ने सैनिक कुछ नहीं किया, पीछे हट गया और सैनिक उस बच्चे को लेकर आया अपने पास साथ में। तो सैनिक नोटिस करता है कि वो सांप उसके पीछे पीछे आ रहा है। सांप बच्चे को लेकर गया ना, सांप उसके पीछे पीछे आ रहा है। तो सैनिक समझ गया था कि ये सांप ना तो मुझे कोई नुकसान पहुंचाएगा, ना इस बच्चे को कुछ नुकसान पहुंचाएगा, ये बच्चे की रक्षा कर रहा है। तो फिर सांप को भी वो रख लेता है वही साथ में, और तब वो उसका नाम रखता है, क्योंकि वो बच्चा किसका, नाग का है। नाग ने उसकी रक्षा की थी, उस शिशु की रक्षा नाग ने की थी, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? शिशुनाग। इसलिए नाम पड़ा उसका, क्या नाम पड़ा? शिशुनाग। और आगे जाके वो शिशुनाग एक प्रतापी था, शक्तिशाली था, बढ़िया। उसने फिर राज्य की स्थापना कर ली पूरी। इस प्रकार से इसका नाम पड़ा है क्या? शिशुनाग। ठीक है ना। अब देखो, शिशुनाग संस्थापक है किसका? इस वंश का। शिशुनाग संस्थापक है, इसने स्थापना की शिशुनाग वंश की। शिशुनाग ने जो एक महाजनपद था अवंती, जहां पर बिंबिसार ने अपना वैद्य भेजा था जीवक प्रदोत के पास में, तो शिशुनाग ने इस अवंती पर अधिकार कर लिया, अपना साम्राज्य बढ़ा रहा है। कौन? शिशुनाग। इसके अलावा पहले राजधानी क्या बना दी थी उदयन ने? मगध की पाटलिपुत्र। अब शिशुनाग इसकी, क्योंकि अवंती को इसने जीत लिया ना, अब अवंती को जीतने के बाद ये इसकी राजधानी बनाता है किसको? उसको, वैशाली को। अपनी राजधानी बना ली इसने वैशाली को। यानी कि शिशुनाग वंश का संस्थापक है शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती पर अधिकार किया तथा इसने अपनी राजधानी किसको बना ली? वैशाली को बना ली। यही 3 बातें हैं शिशुनाग के बारे में। देखो इसमें शिशुनाग लिखो, यह इस वंश का संस्थापक है। यह इस वंश का संस्थापक है। नेक्स्ट सेंस लिखो, इसने अवंती पर अधिकार कर लिया। इसने अवंती पर अधिकार कर लिया तथा वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। कौन सी वैशाली? वज्रसंघ की ना, वज्रसंघ की राजधानी ना, उस वैशाली की बात कर रहे हैं। तथा वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। इतनी बात किसकी? शिशुनाग की। अब शिशुनाग के एक बेटा था, शिशुनाग के बेटा का नाम था अशोक। क्या नाम था इसका? अशोक नाम था, लेकिन थोड़ा सांवला था अशोक। अब ऐसे राजा का बेटा है, कोई डायरेक्टली तो किसी कुछ बोल दे। अब सांवला था तो इसके दोस्त को चिढ़ाते थे, क्या नाम से? काड़ो काड़ो बोलते इसको, चिढ़ाते थे भाई साहब इसको पेंट करने के लिए। जैसे बाहर जाए मिलने जाए उसे, उनको चिढ़ाए काड़ो काड़ो बोल के, और आ गया क्या? और चिढ़ाए तो इसको बुरा लगे यार, ऐसे कैसे बोल सकते हैं। अब
ये गया किसके पास, शिशुनाग के पास, कि डैडी वो मेरे दोस्त है ना, मेरे को ऐसे बोलते हैं, चिढ़ाते हैं, मैं नहीं जाऊं बार बार। तो फिर शिशुनाग बोलता है कि अगर वो तेरे को चिढ़ाते हैं ना तो चिढ़ाए मत कर, कैसे नहीं चिढ़ू, वो बोलते मेरे को ऐसे। तो फिर उसने कहा कि ऐसा करते हैं, आज से तेरा नाम ही चेंज कर देते हैं, वो तेरे को काड़ू काड़ू बोलते हैं ना, आज से तेरा नाम है कालाशोक। तो तू जब जाएगा ना कि तुमको बोलना हाँ कि मैं कालाशोक हूँ, तो आगे से बोल देना उनको, वो तेरे को चिढ़ाएंगे नहीं, और टेंशन खत्म कि हाँ ये बात सही। यानी कि देखो यहाँ पर शिशुनाग की एक स्ट्रेटेजी का, एक रणनीति का हमें एक पता चलता है। शिशुनाग चाहता तो उनको वो भी कर सकता था, दंड भी दे सकता था उनके दोस्तों को कि मेरे बेटे को आप ऐसे कैसे बोल, लेकिन उस समय शिशुनाग के माइंड में एक चीज थी कि हमें रंगभेद नहीं करना। रंग अगर वो उस समय उनको दंड देता तो कहीं ना कहीं वो रंगभेद को प्रमोट कर रहा है, कि रंग को लेकर जब ऐसे भेदभाव हो रहे हैं तो उनको प्रमोट कर रहा है कि बोल दिया तो बोल दिया, क्या हो गया, रंग से क्या होता है। तो उस प्रकार वो एक सही ज्ञान दे रहा है अपने बेटे को, कालाशोक को, शिशुनाग, कि ऐसा कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, तो तेरा नाम ये रख ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कितना अच्छी बात बता रहा है अजातशत्रु को, कालाशोक को, शिशुनाग, उस समय भी ये बातें चलती थी। तो ये बात चलती किसकी, कालाशोक की। तो अगला राजा लेगा कालाशोक, शिशुनाग का बेटा अगला बनेगा कौन, कालाशोक। प्रथम जो बौद्ध संगीति की उसका आयोजन कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, अजातशत्रु के। एक कालाशोक है ना, इस कालाशोक के समय दूसरी जो बौद्ध संगीति की, उस दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है। कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है। पहले का अजातशत्रु के समय, दूसरी का कालाशोक के समय। देखो पहले उदयनी राजधानी बनाई किसको, पाटलिपुत्र को, फिर इसने शिशुनाग ने राजधानी किसको बना ली, वैशाली को। जब कालाशोक राजा बना ना तो कालाशोक को ये लगा कि यार ये वैशाली राजधानी के लिए सही नहीं है, तो इसने वापस से राजधानी चेंज की और वापस से इसने अपनी राजधानी बना ली पाटलिपुत्र को। राजधानी कहां ले गए, पाटलिपुत्र में ले गया वापस, और पाटलिपुत्र को अपनी दोबारा से राजधानी बना ली। ये दो बातें किसकी, कालाशोक की। लिखो नेक्स्ट, इसमें लिखो, कालाशोक में लिखो क्या हुआ, क्या लगाइए, अच्छा सोच कर देखो इसके शासन काल में इतने क्यों नहीं है, तो क्या गेहूं नहीं निकले थे जब से ये बोले कि सर तूड़ा डाल रहा है, सर तूड़ा डाल रहा है, मैं एक तो दो तोड़ के भी देखो है? इसके शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का, द्वितीय सेकंड, इसके शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, नेक्स्ट लाइन लिखो, इसने पुनः अपनी राजधानी, इसने पुनः अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में या पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर ली। इसने पुनः अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर ली, है ना, पाटलिपुत्र बना लिया, कैसे मिलो, दोनों बातें एकदम सही है, ठीक है। ये हो गया कालाशोक। फिर हुआ क्या लास्ट में, इस शिशुनाग वंश में अयोग्य शासक आने लग गए थे, अंत में जाते जाते ना, कहा हाँ मेरी क्लास अभी तक पूरी नहीं हुई है ना, वो क्या बोला तुमने, हाँ शिशुनाग वंश में लास्ट में गया वो था कि अयोग्य शासक आने लग गए थे। जब अयोग्य शासक आने लग गए, जब बेलगे शासक आएंगे तो आसपास की जो सेना है, सेनापति है, वो अधिकार करेंगे, और अधिकार करके क्या करेंगे कि अधिकार करके दूसरे राज्य की स्थापना करेंगे। तो
शिशुनाग वंश के बाद जो मगध पर जो वंश राज करता है उसका नाम है नंद वंश। उसका क्या नाम है? तो अब ये हेडिंग लगाओ, मतलब पहला तो था हर्यक वंश, दूसरा तीसरा है नंद वंश। लगाओ नेक्स्ट हेडिंग। नंद वंश है, इसका टाइम पीरियड है 344 से 322 BC। देखो इसमें दो ही राजा पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे महापद्मानंद और एक पढ़ेंगे धनानंद, है ना। दो राजा होते हैं इसके, महापद्मानंद और धनानंद। तो पहला राजा पढ़ेंगे महापद्मानंद। पहला महापद्मानंद भी मिलता है या महापद्मानंद, कुछ लिख लो ना। देखो महापद्मानंद बड़ा शक्तिशाली राजा था, है ना, बहुत ताकतवर राजा महापद्मानंद। अच्छा था, शासक भी बहुत अच्छा था, शासक ही गुण सारे थे। महापद्मानंद ने ये बात थी दिमाग में कि मुझे इस पूरी धरती से क्षत्रियों को नाश करना है, क्षत्रियों को हराना है। ये बात उस समय एक को, उससे पहले एक और आदमी था जो सोच रहा था कि मुझे पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करना है। कौन? हाँ, भगवान जो परशुराम है ना, उनके भी यही थॉट था कि मुझे क्षत्रियों का नाश करना है पूरी पृथ्वी से। इसका भी यही थॉट था कि मुझे क्षत्रियों का नाश करना है। हालांकि क्षत्रियों को नाश भी करता है, क्षत्रियों को हराता भी है। पहली बात, ये नंदवंश का संस्थापक है महापद्मानंद, नंदवंश का क्या है? संस्थापक है, ठीक है। दूसरी चीज, महापद्मानंद की हमें दो उपाधि देखने को मिलती है। महापद्मानंद की दो उपाधि देखने को मिलती है। एक तो है सर्वक्षेत्रांतक, सर्वक्षेत्रांतक। सर्वक्षेत्रांतक का मतलब ये है किसने सभी क्षत्रियों को हरा दिया था और सभी क्षेत्रों को जीत लिया था, है ना, क्षत्रियों का अंत कर दिया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया सर्वक्षेत्रांतक, पहला राजा। दूसरा, जो भगवान परशुराम है ना, भगवान परशुराम को हम भार्गव भी बोलते हैं। भगवान परशुराम को क्या बोलते हैं? भार्गव बोलते हैं। तो पहले भार्गव तो कौन है? भगवान परशुराम है। लेकिन दूसरा जो भार्गव है ना, वो महापद्मानंद है। यानी कि हमें महापद्मानंद की दो उपाधि देखने को मिलती है, एक है सर्वक्षेत्रांतक और दूसरी कौन सी है? दूसरा भार्गव, दूसरा भार्गव है। तो एक बार ले लिखो, इसके बारे में और बातें पढ़ें। किसको? धनानंद ने लिखी वो। धनानंद निकम्मा आदमी, लिच्चड़ आदमी होते हैं, पढ़ा हुआ देखो कभी। सबसे निकम्मा कोई हुआ ना शासक, तो धनानंद हुआ है, ठीक है ना। लिखो महापद्मानंद लिखो। यह नंदवंश का, यह नंदवंश का संस्थापक था, यह नंदवंश का संस्थापक था। ठीक है, लिखो उपाधियां, हेडिंग लगाओ उपाधियां, टाइटल्स, टाइटल्स ऑफ महापद्मानंद। पहली लिख लो सर्वक्षेत्रांतक, लिख ले दो ना। देखो महापद्मानंद ना जैन धर्म का अनुयायी था। देखो ये बार बार जैन धर्म और बौद्ध धर्म इसलिए आ रहा है क्योंकि 600 से लेकर 322 BC है ना, इसके बीच में ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ है। इससे पहले जैन धर्म बौद्ध धर्म नहीं था। उदय कैसे हुआ, क्या कारण पड़ गए उदय होने के, ये सब पढ़ेंगे हम जब बौद्ध धर्म स्टार्ट करेंगे, इसके बाद करेंगे ना।
तब देखेंगे कि इसका कारण क्या था उदय होने का, वो सब देखेंगे क्यों हुआ था, इसी बीच क्यों हुआ था। तो ये इसलिए किसका अनुयायी था, जैन धर्म का। आज का जो ओडिशा है ना, उड़ीसा है आज का, जिसको ओडिशा बोलते हैं, उसको उस समय बोलते थे कलिंग। उसका उस समय क्या नाम था, कलिंग नाम था ओडिशा का। और इस कलिंग का, इसके शासनकाल में एक राजा है खारवेल। कलिंग का कौन राजा है, खारवेल है। इस खारवेल राजा का हमें एक अभिलेख मिलता है, एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, जिसका नाम है हाथी गुफा अभिलेख। कलिंग का राजा है खारवेल, खारवेल का एक अभिलेख मिलता है हाथी गुफा अभिलेख। और इस अभिलेख में हमें एक जानकारी मिलती है क्या, कि न महापद्मानंद ने अपनी शाही सेना के साथ कलिंग पर आक्रमण किया था। यानी कि महापद्मानंद के कलिंग आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है, हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख में एक चीज और है कि इसने कलिंग पर आक्रमण तो किया ही था, और इसने महापद्मानंद ने कलिंग से एक मूर्ति भी लेकर आ गया था, जिनसेन की मूर्ति, जैन धर्म की मूर्ति थी कोई, वो जिनसेन मूर्ति यहां से लेकर आ गया था कलिंग से। यानी कि खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख से सिर्फ दो जानकारी मिलती है, एक तो महापद्मानंद ने कलिंग पर आक्रमण किया, दूसरा इसने कलिंग से जिनसेन की मूर्ति लेके आ गया। तो ये मूर्ति वाली बात ना इंपॉर्टेंट है, एक चीज याद रखना। नॉर्मली सा स्टेटमेंट आता है कि भारत में सबसे पहले मूर्ति कला स्टार्ट हुई थी गुप्त काल से, सॉरी मौर्य काल से। कब से हुई थी, मौर्य काल से, जो कि गलत है। भारत में मूर्तियों का जो साक्ष्य है वो नंदवंश से मिलने लग गया था। नंदवंश में मूर्तियां बनने लगी थी, मूर्ति कला स्टार्ट हो गई थी, इसलिए स्टार्ट कहां से हो गई थी, नंदवंश से भी स्टार्ट हो गई थी। हालांकि वो समय पहले से प्राप्त स्टार्ट हो गई हो, हमें साक्ष्य नहीं मिला हो, लेकिन मौर्य काल से कम तब से स्टार्ट नहीं, उससे पहले से भी मूर्तियां बन रही थी। ये चीज याद रखना। किसे पता चलता है हमें, खारवेल अभिलेख से पता चलता है। मैंने कल तुम्हें एक पुस्तक दिखाई थी जिसमें 40 जनपदों का उल्लेख मिलता है, पाणिनि की अष्टाध्यायी। जो ये पाणिनि है ना, ये पाणिनि संस्कृत का महान विद्वान है, और ये इस महापद्मानंद के समकालीन था, इसके ही दरबार में रहता था, इसके समकालीन था ये पाणिनि। और इसी पाणिनि ने क्या लिखी है, अष्टाध्यायी लिखी है। ये बातें हैं किसके बारे में, महापद्मानंद के बारे में। तो देखो नेक्स्ट लाइन, कहां तक लिख लिया था आपने, यहां तक लिखा था। अब नेक्स्ट लाइन लिखो, यह जैन धर्म का, यह जैन धर्म का अनुयायी था, फॉलोअर ऑफ जैन रिलीजियन। तूने कहा मुझे इंग्लिश नहीं आती, आती ना इंग्लिश, थैंक यू। नेक्स्ट लाइन से लिखो, कलिंग के राजा, कलिंग के राजा खारवेल के, कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार, अभिलेख का नाम याद रखना, ये और जगह आगे भी आएगा। कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार इसने, किसने, महापद्मानंद ने, इसने कलिंग पर आक्रमण किया, इसने कलिंग पर आक्रमण किया तथा वहां से जिनसेन की मूर्ति लेकर आया। जैन मूर्ति है ना एक, तथा वहां से जिनसेन की मूर्ति लेकर आया, जिनसेन की मूर्ति लेकर आया। इसी अभिलेख में एक जानकारी मिलती है कि महापद्मानंद ने कलिंग में एक नहर का निर्माण भी करवाया था, है ना। तो इसी में कंटिन्यू, इसने कलिंग में, इसी अभिलेख के अनुसार मिली जानकारी ना, इसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया, इसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया, एक नहर का निर्माण करवाया। और नेक्स्ट साइड देखो,
अष्टाध्यायी पुस्तक के रचयिता, अष्टाध्यायी पुस्तक के रचयिता पाणिनि, अष्टाध्यायी पुस्तक के रचयिता पाणिनि इसके समकालीन थे। पाणिनि इसके समकालीन थे। लिख लिया? ये हो गया आपकी महापद्मानंद। अब अगला राजा पढ़ेंगे धनानंद। लिखो अगला राजा धनानंद। धनानंद जो पढ़ेंगे कल, ठीक है ना? पढ़ के आना। और एक चीज और, सैटरडे को टेस्ट है वैदिक सभ्यता का, ठीक है ना? टेस्ट होगा, 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आएंगे, माइनस मार्किंग है यानी नेगेटिव मार्किंग है, उस तरह से प्रिपरेशन करके आना। ओके, आप जा सकते हो।